सीरीज एलसीआर सर्किट हो गया था। ठीक, एलसीआर सर्किट को हम लोगों ने डिस्कस कर दिया था। क्वेश्चन भी हो गया, क्वेश्चन भी करा दिया गया था। ठीक, हो गया था ना। चलिए, इसमें एक टर्म आता है बचवा को आप साथ में हैं। हाँ सर साथ में। नेक्स्ट हेडिंग करिएगा उसमें क्वालिटी फैक्टर। क्या सर? हेडिंग करेंगे क्वालिटी फैक्टर, क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं क्वालिटी फैक्टर ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट। क्वालिटी फैक्टर ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट, इसी को क्यू फैक्टर कहते हैं। सीरीज रेजोनेंस सर्किट क्वालिटी फैक्टर, इसी को क्यू फैक्टर कह रहे हैं बेटा। आप सीरीज रेजोनेंस सर्किट, क्वालिटी फैक्टर ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट, सीरीज रेजोनेंस सर्किट होता है, उसमें क्वालिटी फैक्टर एक काम आता है, फिर आप बोर्ड में बहुत नहीं डिस्कस होता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नहीं, उसी जो आपने एलसीआर सर्किट पढ़ा था उसी में एक टर्म आता है क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से शार्पनेस वगैरह के क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, बोर्ड में तो नहीं पूछा जाता है, कंपटीशन में आपको पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये उसे हम देख रहे हैं क्यू से दिखाते हैं, कैपिटल क्यू फैक्टर बोल लेते हैं बेटा। ठीक, तो लिख लीजिए कौन किस चीज़ को डिनोट करता है, थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा ग्राफ अभी समझा देंगे। तो लिखिएगा द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ series resonance circuit, the characteristics of series resonance circuit is determined, the characteristics of series resonance circuit is determined by the quality factor of the circuit. By the quality factor of the circuit. Okay? Yes. Quality factor of circuit. Next आंसर लिखिए, it defines. Next आंसर लिखिए, it defines sharpness, SHARP sharpness of IV कर्व। अगर मैं ये ग्राफ बनाएंगे बेटा, शार्पनेस ऑफ IV कर्व वी आई कर नहीं कर सकते सर, कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग वाई एक्सिस पे आई लेते हैं, एक्स एक्सिस इसी पे में भी लेते हैं। ठीक है, तो आई बी कर लो या बी आई कर लो। एट रेजोनेंस लिखिएगा, व्हेन क्यू फैक्टर इज लार्ज, व्हेन क्यू फैक्टर इज लार्ज, when Q factor is large, the sharpness of resonance curve is more. क्या समझे? The sharpness of resonance curve is more and vice versa. Sharpness of resonance curve is more and vice versa. शार्पनेस Of resonance curve is more and vice versa. मतलब अगर आपका क्यू फैक्टर की वैल्यू लार्ज है बेटा तो शार्पनेस की वैल्यू लार्ज होगी, अगर क्यू फैक्टर की वैल्यू स्मॉल है तो शार्पनेस की वैल्यू स्मॉल होगी। तो क्यू फैक्टर के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, शार्पनेस को चेक करते हैं। जो शार्पनेस है वो किसके बेस पे दिखा रहे हैं हम लोग, क्यू फैक्टर के बेस पे दिखाते हैं। अब बात आता है कि क्यू फैक्टर कैसे ऑब्टेन करेंगे, कितनी कैसे उसको डिटरमाइन करते हैं। तो नीचे लिखिएगा, फॉर्मूलेट जब करते हैं लिखिएगा, Q factor is also defined as नीचे फॉर्मूला लिखिएगा, Q factor इक्वल टू कैपिटल Q से लिखाएंगे बेटा,
क्यू फैक्टर इक्वल टू लिखना मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड अपॉन एनर्जी डेसिपेशन। मैक्सिमम ऊपर लिखेंगे मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड अपॉन एनर्जी डेसिपेशन। एनर्जी डेसिपेशन कितना एनर्जी डेसिपेट हो रही है, कितना आपने स्टोर किया है, उनके रेशियो का एक रिलेशन तो हम यहाँ से लिख लेते हैं बेटा। ठीक, दूसरा स्टेप लिखिएगा आर करके क्यू फैक्टर इक्वल टू एक मिनट पाई नहीं करते हो आपने क्या लिखा है कैसे बोलो क्यू फैक्टर 2 पाई इनटू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड अपॉन एनर्जी डेसिपेशन लिखना। ठीक, 2 पाई इनटू है बेटा, 2 पाई इनटू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड अपॉन एनर्जी डेसिपेशन। आर करके लिखिएगा इसी फार्मूले को दूसरा लिखेंगे 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी, टी यहाँ पे टाइम होगा बेटा, टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इनटू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड अपॉन मीन पावर डेसिपेटेड। देखो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू फैक्टर इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, ये हो जाएगा मैक्सिमम एनर्जी क्या स्टोर्ड अपॉन मीन पावर डेसिपेशन, मीन पावर डेसिपेशन मीन पावर या मीन एनर्जी एवरेज पावर डेसिपेशन। मतलब क्या हो गया, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था W इक्वल P इक्वल टू W बाई टी ना, W बाई टी, तो W बाई टी वर्क होगा और वर्क इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जब इसी को हम लोग क्या कहते थे, वर्क कहते थे P इनटू टी के बराबर होगा, और यहाँ से टी हमने बाहर ले लिया। ठीक, तो यहाँ क्या बचा पावर। अगर पावर दिया गया है तो हम यहाँ भी यूज कर लेंगे, एनर्जी दिया गया है और एनर्जी डेसिपेशन है तो इसको यूज करिएगा। अगर मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड और क्या पावर आपका डेसिपेशन दिया है तो 2 पाई अपॉन टी वाले को फैक्टर को यूज कर लीजिएगा, ये हो गया क्यू फैक्टर। इसी को अगर इनपुट और आउटपुट के टर्म में ले लेते हैं तो दूसरा फार्मूला बन जाएगा, आर करके लिखिएगा, ये पहले नोट कर लीजिए। हो गया, आर करके लिख लीजिएगा क्यू फैक्टर इक्वल टू क्यू फैक्टर इक्वल टू वीएल अपॉन वी आर। अगर हम लोग क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं बेटा, एक होगा वीएल अपॉन वी आर। वीएल है बेटा पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू इंडक्टर, इंडक्टर मतलब हिंदी क्या कहते हैं कुंडली। ठीक, और वी आर है पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू रेजिस्टेंस प्रतिरोध, यही इक्वल टू आपका हो जाता है वीसी अपॉन वी आर, वीएल अपॉन वी आर, क्योंकि रेजोनेंस पे होगा तो वीएल और वीसी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एलसीआर सर्किट जब रेजोनेंस पे होता है बेटा तो उस केस में वीएल और वीसी की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। तो वीएल अपॉन वी आर और वीसी अपॉन क्या वी आर। ठीक, यही इक्वल टू कर लीजिएगा ओमेगा इनटू एल बाई आर, ये इक्वल टू करेंगे ओमेगा इनटू एल बाई आर ये बटे एक्स 1 अपॉन ओमेगा सी आर बटे आर। ठीक हो गया। ये फार्मूला अगर हमें न्यूमेरिकली कहीं आता है तो निकाल लेते हैं। और एक आपका आता है हम लोग जब निकालते हैं एक फार्मूला, अगर आपको आर एल और सी तीनों की वैल्यू दी गई, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस, उस केस में क्वालिटी फैक्टर जो होता है क्यू फैक्टर, बेटा बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा ना, तो बोर्ड में सिलेबस में बहुत डिस्क्रिप्शन है, कंपटीशन में आपको पूछा जाता है। न्यूमेरिकल तो एक आध बार बना हुआ है बट आपको ग्राफ के बेस पे पूछा गया है। ठीक, तो ये कंडीशन हुआ क्यू फैक्टर की जो वैल्यू आएगी, देखिएगा 1 अपॉन क्यू फैक्टर इक्वल टू, अगर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है, इम्पीडेंस क्या रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों दिया गया है, तो लिखिए क्यू फैक्टर इक्वल टू 1 अपॉन आर रूट एल बाई सी। अगर आपको इन तीनों की वैल्यू दी गई है तो 1 अपॉन आर रूट एल बाई सी। न्यूमेरिकल इसी पे बना हुआ बेटा, यार और पे भी हैं। हो गया, ये कंडीशन आपका होता है क्यू फैक्टर की वैल्यू जो है हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। क्यू फैक्टर क्या होगा उसके बेस पर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। हाँ
क्या लिखेंगे बेटा? तो क्यू फैक्टर इक्वल टू एल बाई आर, 1/r ग्रुप में एल बाई सी। क्यू फैक्टर की वैल्यू क्या 1/r रूट एल बाई क्या हो गया सी के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम डिटरमाइन कर लेते बेटा क्वालिटी फैक्टर कितना होगा। ठीक है, अलग अलग फार्मूले। ठीक, सबसे ज़्यादा कॉमन यूज वाला जो है हम इसके बेस पे ही निकालेंगे। ठीक, तो उस केस में जो क्वालिटी फैक्टर आपका है जो मेनली यूज में आता है उसके बेस पे निकालता 1/r रूट एल बाई क्या हो जाएगा सी के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से निकाल लेते बेटा। अब बात आता है दूसरा, यहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है। क्या आता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो वो बना लीजिए, उसके बेस पे क्वेश्चन पुट अप किए गए हैं। देखो, जब आर की वैल्यू हाई होगी, आर की वैल्यू क्या होगा हाई होगा, तो क्वालिटी फैक्टर क्यू की वैल्यू लो होगी। जब आर की वैल्यू लो होगी, देखो यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है आर के। ठीक है, यदि आर की वैल्यू जब बढ़ रही है, आर की वैल्यू जैसे बढ़ाएंगे आप किसी भी रिलेशन में, तो हमारा क्यू की वैल्यू क्या करेगी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक, तो उस कंडीशन में यानी कि जब रेजिस्टेंस सर्किट की ज़्यादा होगी, मान लो आपका एलसीआर सर्किट आपने लिया रेजिस्टेंस की कंडीशन में है, तो उस केस में अगर उस रेजिस्टेंस सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हाई है तो उस केस में क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होगी लो होगी। अगर रेजिस्टेंस लो होगा बेटा तो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होगी हाई होगी। तो जो क्वालिटी फैक्टर अगर हाई है तो हम बोलते हैं शार्पनेस की वैल्यू हाई होगी। क्या होगा? शार्पनेस, मतलब जैसे स्लो बनाते हैं ना, तो शार्पनेस की जो वैल्यू जो होगी वो हाई होगी अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू लो है। तो ग्राफ बना लिया, आई भी ग्राफ हम लोग यहाँ ड्रा करते हैं। ये भी क्लियर नोट कर लिया है? जी सर। आप पीछे नोट कर लीजिए। इतना छोड़ दो। नीचे लिखिए आप आई वी का ऐसे लिखिए आई वी का, या उसी को कह लो रेजोनेंस। रेजोनेंस का कर लीजिए। ठीक है, हम लोग अलग अलग कंडीशन बनाएंगे। देखो करते क्या है, बना लेते तब आप बनाइए। ग्राफ है, देखो इसका जो स्लोप है बेटा कम है। ठीक है, यानी शार्पनेस का मतलब होता है जितना ज्यादा स्लोपिंग हो। ठीक, तो उस केस में यहाँ पे क्या है कहेंगे हम लोग शार्पनेस की वैल्यू लो है, यानी क्यू की वैल्यू लो है, आर की वैल्यू हाई होगी। पहले के लिए हम लोग लिखेंगे क्या, इस ग्राफ के लिए लिखेंगे आर हाई क्यू फैक्टर लो। आर की वैल्यू पहले वाले के लिए क्या लिखेंगे आप हाई है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होगी तो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होगी बेटा लो होगी। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू हम घटाएंगे क्यू फैक्टर की वैल्यू क्या हो गया, अब क्यू आप लिख देंगे, पूरा लिखने जगह यहाँ नहीं है, समझ जाएंगे ना, क्यों लिख देंगे ये क्यू फैक्टर है बेटा, क्यू फैक्टर की वैल्यू जो होगी वो लो हो जाएगी। दूसरे ग्राफ में क्यू फैक्टर की वैल्यू हमारी बढ़ रही है। ठीक, तो क्यू फैक्टर हम नॉर्मल लिख लेते हैं और आर की वैल्यू जो होता है वो लो लिख लेते हैं। तो लिखेंगे क्यू फैक्टर, ये हो गया हमारा एवरेज कर लीजिए। ठीक, नॉर्मल या नॉर्मल लिख लीजिए क्यू फैक्टर नॉर्मल, तो आर की वैल्यू लो किया। जब क्यू फैक्टर की वैल्यू बढ़ रही है तो आर की वैल्यू क्या करेगी घटेगी। तीसरे क्रम में लेंगे आर की वैल्यू वेरी लो, क्यू फैक्टर की वैल्यू लार्ज। ठीक, क्या होगा
आर की वैल्यू वेरी लो। अब देखिए इसका तरीका हम बनाएं, लिख दें। तीसरे वाले ग्राफ के लिए हम लोग लिखेंगे आर डिक्रीज क्यू इंक्रीजेज। आर की वैल्यू क्या कर देते हैं, क्यू फैक्टर ले लेते हैं। क्यू फैक्टर की वैल्यू क्या हो जा रही है यहाँ बेटा, आई, और आर की वैल्यू वेरी लो, ठीक। और यहाँ पे लेंगे इस वाले कर्व के लिए क्यू फैक्टर इनफाइनाइट कह देते हैं। क्यू फैक्टर क्या ले लेते हैं हम लोग, इनफाइनाइट। आर की वैल्यू 0 मान लेते हैं। आर की वैल्यू क्या ले लेंगे, 0 मान लेते हैं। यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू जब घटाते जाएंगे क्यू फैक्टर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, दैट मीन शार्पनेस ऑफ द कर्व बढ़ता जाएगा। किसी को हम लोग क्वालिटी फैक्टर कह देते हैं बेटा सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए। क्या नाम देते हैं उसे, क्वालिटी फैक्टर फॉर सीरीज एलसीआर सर्किट, ठीक। हो गया। इसलिए ग्राफिकल में ज़्यादा संभावना है, ग्राफिकल में ही कुछ नहीं संभावना ज़्यादा। ग्राफिकल पे ही रिपीट हुआ है, बाकी ये वाले पे बार कभी उस पर बना हुआ है क्वेश्चन पे 1/r LC वाले पे, कभी ऊपर वाले एनर्जी पे बना हुआ है, ठीक। ग्राफ पे ही जाते टोटल। ये सर जी कंडीशन रिजोनेंस में ही उत्पन्न होती है। ये रिजोनेंस की कंडीशन में ही है। जब आपका एलसीआर सर्किट क्या होता है, एट रिजोनेंस, इसे रिजोनेंस कर्व भी कहते हैं। ऐसे लिखे हैं ना, आईवी कर्व या रिजोनेंस कर्व, इसे रिजोनेंस कर्व कहते हैं। ग्राफ बना रहे आईवी के बीच में, लेकिन ये कब है, जब आपका सर्किट रेजोनेंस पे है। जब सर्किट रेजोनेंस पे है तो क्वालिटी फैक्टर होता है रेजोनेंस की ही कैरेक्टरिस्टिक को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो ये केस हो गया बेटा। चलिए दूसरा लिख लेंगे, हो गया ये जी सर। नेक्स्ट एडी करेंगे चोक कॉइल। नेक्स्ट एडी कर लो बेटा, चोक कॉइल। ट्रू, चोक कॉइल, चोक कुंडली। हाँ चोक कुंडली से बड़ा होगा अपने, CHOKE। कुछ आइडिया है चोक कॉइल के बारे में? चोक कॉइल का कुछ आइडिया है कि सब? क्यों साहब पढ़े हो चोक कॉइल? अरे एग्जाम आ गया है, कब से है? 6 तारीख को हैं? 6 मार्च को अब वो 6 मार्च से शुरू हो रहा है, एग्जाम 20 से सर 20 से स्टार्टिंग है। 6 को फिजिक्स 6 को पहला 6 को फिजिक्स है, पहला क्या है? हिंदी है, हिंदी 20 को पढ़ डालिए, एक कोई चलो। ये सर जी अल्टरनेट मैनर में चलता रहता है, वो कभी बंद चालू वैसे उसी तरह इसका सर काम कीजिए वैसे आप। क्या काम क्या है इसका, वर्क क्या वर्क करता है सर्किट में, क्यों लगाते हैं? चोक कॉइल को हम लोग यूज करते हैं फॉर के पर्पस से। चोक कॉइल इज फॉर के पर्पस, बताए? चोक कॉइल पढ़ा होगा सभी, चोक कुंडली हिंदी पढ़ा होगा, वहाँ चोक ही बोलते शायद, ठीक। बताइए कोई लोग। करंट का लॉस कम हो जाता है, करंट ज़्यादा लॉस नहीं। देखो यहाँ पे क्या होता है, सर्किट में करंट की वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं चोक कॉइल का। चोक कॉइल इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द करंट इन द सर्किट, ठीक है, विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। अगर आइडियल है तो फिर आप विदाउट लॉस होता है, बट चूंकि आइडियल होता नहीं तो थोड़ा बहुत लॉस होता है। जैसे करंट की वैल्यू से समझ लो, तो याद रहेगा। करंट की वैल्यू को अगर आपको किसी सर्किट में रिड्यूस करना है तो एक मेथड हमारे पास हाई रेजिस्टेंस लगा दो, जिसे हम लोग रियोस्टेट कहते थे, ठीक। अगर ये ले लेते हैं, मान लो ये सर्किट है, ठीक। अब इस सर्किट में हमें करंट की वैल्यू को घटाना है, करंट की वैल्यू को क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो मान लो हमारा ये कोई यहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, मान लो बल्ब लगा दिया, ठीक। अब इसमें हमें करंट की वैल्यू को रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं बेटा। एक तो यहाँ पे इस सर्किट में हाई रेजिस्टेंस जोड़ दो, क्या जोड़ दिया जाए, हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू को यहाँ से हम लोग कनेक्ट कर दें। अगर हाई रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, इसी को रियोस्टेट कहते हैं, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, जहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं अपने यूज के अकॉर्डिंग। तो इस मेथड से भी हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट की वैल्यू में हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं
वेरी करा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं बेटा। लेकिन इस मेथड से जो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, नहीं वो लॉस ऑफ एनर्जी होगा। क्योंकि जब करंट फ्लो करेगा, अब रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाओ, क्योंकि आपने पढ़ा होगा I = V/R होता है ना। इस सर्किट में जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आप अप्लाई करेंगे, तो करंट की वैल्यू तो घट जाएगी, करंट तो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन वो जो आपका होता है वहाँ पे हीट के फॉर्म में I²RT से आपका लॉस हो जाएगा। कंट्रोल हो रहा है, जैसे आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो गया, रोड पे गिरा और फेंका, अभी कम हो जाएगा ना, ठीक है। लेकिन अगर उसी को किसी हम रिक्वायर्ड वाले को जिसको जरूरत है किसी को, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप दे देंगे तो एक पॉजिटिव। अब नदी में जैसे पिछली बार ऐसा कुछ रिपोर्ट कभी कभी आता था क्या, जब आपको नोटबंदी का टाइम था, बहुत सारे लोग नदियों में डाल दिया था। अरे नदियों डालने में जाए किसी गरीब बस्ती में दे दिए होते हैं, हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे गरीब लोग हैं, है ना, ठीक। तो उस कंडीशन में उसका भी भला हो जाता है। भाई नदी में डालने से कुछ लोगों ने पता लगा कि न्यूज़ में कटिंग करवा कर फेंकवा दिया, ठीक। तो मतलब जो भी किया इस टाइप का जो भी पर्पज था, तो अगर उसको कहीं हम पॉजिटिव वर्क में दे दिए होते तो शायद, ठीक, लेकिन वो ओपनली दे नहीं सकते, तो इसलिए हमें ऐसा किया, ठीक है। तो इस केस में फिलहाल हम लोग यहाँ ले रहे हैं कि हम लोग भी क्या एनर्जी को यानी करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या, बाय डेसिपेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी को लॉस करके, ठीक। और दूसरा होता है बेटा हम लोग यूज़ कर लेते हैं क्या चीज़, चोक कॉइल। सेकेंड मेथड आपका क्या होता है, आप चोक कॉइल का यूज़ कर लिए। चोक कॉइल से जब आप क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे करंट की वैल्यू को, तो उस केस में एनर्जी डेसिपेशन अगर आइडियल चोक कॉइल है तो 0 होगा, बट आइडियल बेटा कोई होता नहीं है, इसलिए बट मिनिमम होगा। जैसे होता है ना आपका ट्यूबलाइट, अभी तो आजकल ट्यूबलाइट का कंडीशन लगभग खत्म हो गया है, अब रेयरली ही दिखता है, ठीक है। तो पुराने टाइम पे ट्यूबलाइट हुआ करता था और उसमें को बड़ा सा चौक लगता था, देखा होगा ना, देखें कि देखा नहीं किए, अरे अभी था आपके ज़माने में है, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होता था, वहाँ पे चौक लगा था। आजकल तो LED बेस आ गया, तो वो इन्वर्ट आने लगा, तो पता ही नहीं चलता है। पहले वो अलग से जो है जो उसका फ्रेम होता था, उस पर देखो चौक लगता था, स्टार्टर लगता था और आपकी ट्यूबलाइट और लगती थी, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होता था, वो जो चौक आपका होता था बेटा, वो करंट की वैल्यू को क्या करता था, कंट्रोल करता था, तो उस कंडीशन में उसकी वैल्यू क्या करता था, वो कंट्रोल करता था। उसी पर्पज से अगर आपकी चौक खराब हो गई है, उसकी जगह पे आप 100 वाट या 200 वाट का बल्ब लगा दीजिए ना, तो भी आपकी ट्यूबलाइट जलती थी। डायरेक्ट आप विदाउट चौक की जगह लगा दीजिए तो आपकी ट्यूबलाइट नहीं जलती थी, ठीक है। तो उस कंडीशन में उसकी जगह पे क्या होता था, कुछ जुगाड़े लोग, ठीक है, उसकी जगह पे 200 वाट का 100 वाट का बल्ब लगा देते थे चौक की जगह पे। तो रजिस्टेंस 100 वाट का बल्ब तो रजिस्टेंस लगेगा ना, और जब रजिस्टेंस लगेगा बेटा तो क्या करेगा, वो करंट को कंट्रोल कर देता था और आपकी ट्यूबलाइट जलने लगती। लेकिन अब पर्पज क्या होता था, 40 वाट की आपके मान लो उस समय में 40 वाट की ट्यूबलाइट आया करते थे, ठीक है। 40 वाट का ट्यूबलाइट है, अब पता लगा उसमें आपने 200 वाट में क्या जोड़ दिया, बल्ब जोड़ दिया, तो काम तो ये ट्यूबलाइट आपकी जल गई। जो चौक काम करता था वो काम तो ये कर देता था कि मतलब करंट को कंट्रोल करता था, ट्यूबलाइट जलती लॉस। बट अब इस 200 वाट पर सेकंड लॉस हो रहा है एनर्जी का ना, तो हम कंट्रोल तो करते थे, बट क्या बाई लॉस ऑफ द एनर्जी, बाई लॉस ऑफ द क्या होता था, एनर्जी होता था। उसी चीज़ को रिड्यूस करने के लिए, लॉस को रिड्यूस करने के लिए इसकी जगह पे हम लोग क्या लगाते हैं, ट्यूबलाइट में चौक को ऐड करना, ठीक। तो उस चौक का पर्पज हो गया क्या, कंट्रोलिंग यानी रिड्यूसिंग या कह लो कंट्रोलिंग द करंट इन द क्या AC सर्किट। AC सर्किट में करंट को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। बट चौक कॉइल को DC में हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक, इसमें नहीं, DC हम यूज़ नहीं करते, AC के लिए मेनली हम लोग इसको क्या करते हैं, यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, AC सप्लाई में करंट की वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए ये हम लोग चौक कॉइल, उसी के बेस पे चौक नाम ही दिया गया। चौक करना मतलब क्या, घटा देना है, कहते हैं ना इंजन चौक हो गया, मतलब चलना बंद हो गया, ठीक, मतलब रिड्यूस हो गया, ठीक। तो उसी को यहाँ पे नाम दिया गया, उसी के बेस पे बेटा चौक कॉइल नाम दिया गया है, मतलब करंट की वैल्यू को चौक कर देता है, कंट्रोल कर देता है, ठीक है। तो ये होता है चौक कॉइल। अब इसमें होता क्या है, एक हम लोग कापर की कॉइल लेते हैं बेटा, ठीक, कापर की कॉइल लेते हैं, ठीक है, उसको वाइंड अप कर देते हैं किसके ऊपर, आयरन की जो कोर मटेरियल होता है वो आयरन के ऊपर वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। अब आयरन के ऊपर वाइंडिंग करने और क्या करने का पर्पज आपका जो होता है बेटा, उसके इंडक्टेंस की वैल्यू को बढ़ाना, इंडक्टेंस की वैल्यू को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। और जो वायर होता है वो कापर का बनाया जाता है, जिससे उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो। और दूसरी चीज़ें होती हैं, जो चौक कॉइल होते हैं उसका जो क्या वायर होता है वो थिक बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, थिक वायर का बना होता है, ठीक है। और थिन में अंतर ये होता है बेटा, आपने रेजिस्टेंस पढ़ाया गया होगा, R = ρ L/A पढ़ा है ना,
इसीलिए वायर का जो रेजिस्टेंस आपका होता है, हम लोग फार्मूला यूज करते हैं R = रो L/A। रो होता है स्ट्रेचिंग रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर, जिस मटेरियल का बना हुआ है। L होता था लेंथ ऑफ द वायर, A होता था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्या होता था आपका? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखो, मान लो आपने वायर, इस पे वायर कॉइलिंग हमें करनी है। अब मान लो नंबर ऑफ टर्न्स हमें सेम रखना है, मान लो 100 टर्न यहाँ पे लपेटने हैं हमके, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे? मटेरियल प्रॉपर ही हमने लिया जो मोस्ट इजीली और क्या हमें मिल जा रहा है। अब हम क्या सिल्वर का बनाएंगे तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा, बिकेगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए क्या कॉपर का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग उसको चेंज करने के लिए, रेजिस्टेंस को घटाने के लिए उसका क्या करते हैं, मोटा करने उसके थिकनेस को वायर का बढ़ा लिया जाता है। वायर के थिकनेस को इंक्रीज करके क्या करते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक। तो रेजिस्टेंस रिड्यूस होगा, इसका मतलब एनर्जी का लॉस जो हो रहा है उसकी वैल्यू कम हो रिड्यूस हो जाती है। तो चोक वायर ऐसा, अगर आइडियल है तो हम बोलते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होगी, बट प्रैक्टिकली आइडियल होता नहीं है बेटा। तो उस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम लोग मिनिमम रखते हैं। किसकी वैल्यू को? रेजिस्टेंस की वैल्यू को मिनिमाइज करने के लिए उसके थिकनेस को हम लोग क्या कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। मतलब जो थिकनेस होती है वायर की, उसकी वैल्यू बढ़ा दी जाती है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग बढ़ा देते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा तो इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसका कोर मतलब बीच में जो आपका जिस पे हम लोग क्या वाइंडिंग करते हैं वो आयरन का ले लेते हैं, जिसकी वजह से उसका इंडक्टेंस की वैल्यू और भी इम्प्रूव कर ली जाती है, ठीक है। तो कुछ मतलब समझ में आया चोक वायर का काम क्या है, कैसे बनाते हैं बाई रैपिंग का क्या थिक कॉपर वायर, ठीक है, थिक कॉपर वायर, ठीक। अब उस कंडीशन में यूज करते हैं फॉर कंट्रोलिंग द करंट इन द AC सर्किट। AC सर्किट में करंट की वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए हम लोग बेटा उसका क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे चोक वायर फिटिंग कर लिया है, जल्दी करिए। इसी को कहीं कहीं टर्म ब्लास्ट भी देते, PA, ठीक है, LAST ब्लास्ट इसी चौक पर मिले तो, लेकिन अपने यहाँ नहीं बोलते। कहाँ अगर कहीं आया है मतलब टर्म आ रहा तो ध्यान रखिएगा, अपने यहाँ जब भी आएगा चोक वायर के टर्म में ही बोलते रहेगा, ठीक है। तो लिखिएगा चोक वायर लीजिए, चोक वायर लीजिए डिवाइस हैविंग हाई इंडक्टेंस and negligible resistance, having high inductance and negligible resistance, high inductance and negligible resistance, नगण्य and negligible resistance। आगे लिखिएगा, आप चाहे कलर पेन से लिख लो, आप मेन जो इसकी वर्किंग होती है लिखिए, इट इज यूज्ड टू कंट्रोल करंट इन एन AC सर्किट। इट इज यूज्ड टू कंट्रोल करंट इन एन AC सर्किट, यूज्ड टू कंट्रोल करंट इन एन AC सर्किट। हो गया, AC circuit, and is used in fluorescent tube, and is used in fluorescent tube, is used in fluorescent tube, and is used in fluorescent tube बेटा। फ्लोरेसेंट ट्यूब में इसका क्या करते थे बेटा, यूज करते थे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से, द पावर लॉस इन, नेक्स्ट लाइन देखिए, द पावर लॉस इन ए सर्किट कंटेनिंग चोक वायर, द पावर लॉस इन ए सर्किट कंटेनिंग चोक वायर इज लीस्ट, मतलब मिनिमम होता है, कंटेनिंग चोक वायर इज लीस्ट, yes least। एक पॉइंट भी लिखिए कलर पेन से,
it is based on the principle of वाटलेस करंट। बताया था पिछले लेक्चर में, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वाटलेस करंट। वाटलेस करंट क्या था, याद है कि भूल गए? वाटलेस करंट आपको बोला गया था बेटा। व्हाट इज वाटलेस करंट? वाटलेस करंट आपको बताया गया था जिसमें करंट लॉस ना हो। करंट लॉस ना हो, कि पावर लॉस ना हो। पावर, वाट माने पावर। दैट सर्किट, ठीक है, इन विच ऑन फ्लोइंग ऑफ द करंट पावर लॉस विल बी जीरो। ठीक है, और ये कंडीशन तब आपकी पॉसिबल होती थी जब आपकी सर्किट प्योरली इंडक्टिव हो, प्योरली कैपेसिटिव हो या एलसी सर्किट हो। क्योंकि एलसी सर्किट हो, चाहे इंडक्टिव सर्किट हो, चाहे कैपेसिटिव सर्किट हो, इन तीनों में वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस क्या होता था? π/2 90 डिग्री। और जब π/2 फेज डिफरेंस होगा तो cos पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। और जीरो से आप मल्टीप्लाई करेंगे, P = लिखते हैं VRMS × IRMS × cos पाई। तो उस केस में जब वैल्यू हमारी क्या हो गई? जीरो हो गई, तो पावर लॉस की वैल्यू जीरो हो जाती थी। पावर लॉस नहीं होता था, इसीलिए वाटलेस कहते थे। और उस समय बेटा जो करंट फ्लो करता है सर्किट में, उसे नाम देते हैं वाटलेस करंट। ठीक, उस ऐसे सर्किट में जो करंट फ्लो होती है उसे कहते हैं वाटलेस करंट। मतलब करंट तो फ्लो करेगी बट वहाँ पे कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी करंट आपका क्या हो रहा है? पास आउट हो रहा है। ठीक है, तो उसी की वजह से उसका नाम दिया जाता है वाटलेस करंट। ये प्रिंसिपल आप किस पे काम कर रहा है? वाटलेस करंट पे। ठीक, अब हम लोग बनाते कैसे बेटा? देखो, ये हमारा आयरन मान लो कोर है, हम बना लेंगे तो आप बनाना चाहिए, हम एक साइड से मिटाएंगे। और आपके पास इसको फैसिलिटी है, मिलती है, आप वाला नहीं मिलेगा, मेरा ही मिलेगा। ठीक, जो नीचे से आएगा वो लिखेगा नहीं। थ्री डी लग रहा है, 3D लग रहा है। तो उस केस में क्या होता है, इसी को हम लोग कह लेते हैं जो ये कॉपर वायर होता है। कॉपर का क्या होता है? वायर होता है। ये आयरन कोर होता है। आयरन कोर मतलब जो सेंट्रल मटेरियल जिस पर उसको लपेटा गया है वो आयरन का होता है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है, पूरा सिस्टम इसी को चोक वायर कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? चोक वायर कहते हैं। ठीक है, जो एसी आपके फ्लोरेसेंट ट्यूब में क्या सप्लाई हम लोग देते हैं, उसको चोक के थ्रू पास होते हैं, तब उसके बाद क्या ट्यूब में जाती है। तो उसकी वजह से वहाँ पे जो करंट रिक्वायर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चोक का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जी तार जो लपेटते हो उस पे ऊपर से वैसा कवर लगा रहता है जो टच। यहाँ पे हाँ कोटिंग तो रहती है, कोटिंग रखी जाती है इंसुलेट करने के लिए, और उसके टच में डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक, लेमिनेटेड होता है। ये सब एफी क्या, एफी कोर, आयरन कोर, आयरन कोर, आयरन कोर। ऊपर से जो तार लपेटे हुए कॉपर का, वो कॉपर का। इसमें करंट हमारा क्या कर रहा है? फ्लो फ्लो कर रहा है। ठीक,
अभी तक क्या हो गया? लिखिएगा। जैसे कि किसमें लाश को बचा रहा है? जैसे अगर नाम में हम लोग रेजिस्टेंस लगाते थे तो वहाँ पे हीट के फॉर्म में उतनी एनर्जी लॉस हो जाती थी, बट जब यहाँ पे हाई इंडक्टेंस के यूज़ करेंगे ना तो इंडक्टेंस में आपने कहा था V एंड I के बीच में फेज डिफरेंस कितना बोला था? इंडक्टेंस में पाई बाई 2 क्या होता था? पाई बाई 2। और जब पाई बाई 2 होगा वोल्टेज आगे रहेगा, पावर जो होगा V RMS इनटू क्या? जीरो cos पाई और cos पाई की वैल्यू हो गई कितनी? जीरो लिखिए IRMS ठीक इनटू कितना? 90 90 यानी पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री और cos 90 वैल्यू 0 होता है, बेटा टोटल पावर क्या होगा? 0। अगर आइडियल जो कॉइल होता तो उस केस में पावर लॉस की वैल्यू क्या हो जाती? 0 होती। लेकिन पावर लॉस तो 0 हो रहा है, बट आप एक्सेल लिखते हो ना, एक्सेल इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई FAL। तो वो इंडक्शन रिएक्टेंस तो उसमें अप्लाई करेगा, करंट को तो कंट्रोल करेगा, लेकिन एनर्जी को बिना लॉस किए हुए। इसलिए आपको क्या करते हैं, इसका यूज किया जाता है फॉर कंट्रोलिंग द करंट विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब बिना एनर्जी को लॉस किए हुए कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। बट अब आइडियल तो है नहीं, अब आइडियल नहीं है तो ये जो कॉइल हम लोग बनाए हैं कॉपर का, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इसलिए कुछ न कुछ एनर्जी लॉस होती है प्रैक्टिकली। बट थ्योरेटिकली जब हम लोग आइडियल मान के करते हैं तो उसके इसमें पावर लॉस 0 हो जाता है। सर जी ऐसे में तो लंबा हो जाएगा। नहीं कि तो पूछिए सर जी ऐसे में तो यूजिंग तार लंबा हो जाएगा। कौन सा यूज करता है? हम इसमें यूज में अपने क्या लाभ है? हम यूज में तार की बात नहीं, हमें इसको यूज करना है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाना है जिससे वो करंट को कंट्रोल करे, करंट को कंट्रोल करने के लिए इसको हमने क्या डिजाइन किया, इसी प्रकार से बनाएंगे। हाँ, इस टाइप से बना के उसको हम यूज करेंगे किसी भी यंत्र को जहाँ हमें चौक की रिक्वायरमेंट होती है, चौक की जो रिक्वायरमेंट होती है वो फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट में हम लोग यूज करते हैं फिलहाल अपने यहाँ। अब किस में यूज हो रहा है? अब कहाँ यूज? अभी भी वही यूज हो रहा है। ठीक, तो जो नीचे एनर्जी लॉस हो रही है वो नेग्लिजिबल है। क्या कह रहा? जो एनर्जी लॉस हो रही है, अब अगर नॉर्मल रेजिस्टेंस लगा के आपका क्या कहते हैं उसको लॉस करते कंट्रोल करते उसके रिस्पेक्ट में तो नेग्लिजिबल ही है, बट कुछ ना कुछ तो जरूर होता है। ठीक है, अब जहाँ आपको क्या 200 वाट का लॉस हो रहा था, पता लगा 2 वाट का हो रहा है, तो उसकी तुलना में तो बहुत कम है। ठीक, तो लिख लीजिएगा बेटा, पॉइंट करके नीचे लिखिएगा। देखिए अब ये तो पहले लिख लिया ना, इट इज यूज्ड टू क्या रिड्यूस या कंट्रोल द करंट। ठीक है कि नहीं? लिखिए लिखे हैं, लिखिए नीचे ऐसे पॉइंट वाइज चाहिए कुछ आपसे, हाँ लिख लीजिए तब। देखिए चोक कॉइल इज यूज्ड टू लिखे लिखे है ना? चलिए तब लिखो, आगे लिखिएगा। लिखिए तब ऐसे करा दो, काटो नहीं। क्या लिखा था वहाँ पे? चोक कॉइल, तो लिखिए चोक कॉइल कॉन्सिस्ट ऑफ ए, चोक कॉइल कॉन्सिस्ट ऑफ ए, चोक कॉइल कॉन्सिस्ट ऑफ ए कॉपर कॉइल, कॉन्सिस्ट ऑफ ए कॉपर कॉइल वाउंड मैंने वाउंड, हाँ लपेटा गया है, WOUND है बेटा, वाउंड ओवर ए सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड कोर, ओवर ए सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड कोर, ओवर ए सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड कोर। आगे लिखिएगा। ठीक है, कॉपर वायर, ठीक है कॉपर वायर is used to reduce the, ठीक है कॉपर वायर is used to reduce the, ठीक कॉपर वायर is used to reduce the resistance of the circuit, reduce the resistance of the circuit, resistance of the circuit। ओके, आगे नेक्स्ट, सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड टू, सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड टू
इंडक्टेंस मतलब एल की वैल्यू, इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट, यूज टू इम्प्रूव द इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। आगे देखिए, द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल, the inductive reactance of the coil is given as, अभी कहीं लिखा रहता है ये, देखिए XL equal to omega into L equal to 2 pi FL, inductive reactance XL equal to omega into L equal to 2 pi FL, ओके? यस सर। आगे लिखेंगे नेक्स्ट रिएक्टेंस होगा सर, इंडक्टिव रिएक्टेंस बेटा, रिएक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस माने प्रतिबाधा जड़, जड़ को यहाँ एक्सेल से दर्शाते हैं। नहीं यहाँ पे जड़ नहीं, जड़ प्रतिरोध का भाई, जड़ जो होता है वो कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, ये भी रेजिस्टेंस ही है। तो जड़ हम लोग कॉम्बिनेशन के लिए क्या करते हैं, एक्सेल इक्वल टू ओमेगा एल इक्वल टू 2 पाई एफ, 2 पाई एफ। तो यहाँ से वैल्यू को क्या कर लेते हैं बेटा, फाइंड आउट कर लेते हैं एक्सेल की वैल्यू। अब होता अगर कहा जाता है कि प्योर अगर आपका क्या है आइडियल चोक कॉइल है, तो उसके लिए आर की वैल्यू यानी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो जीरो ली जाती है, ओमिक रेजिस्टेंस, और ओमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर जीरो होगा तो पावर की जो लॉस आपकी होगी वो वैल्यू हमारी क्या मिलेगी, जीरो होगी। तो वहीं अगला कलर पेन से नोट कर लीजिएगा या वैसे ही नोट कर लीजिए, देखिए फॉर एन आइडियल चोक कॉइल, फॉर एन आइडियल चोक कॉइल एन आइडियल चोक कॉइल आर इक्वल टू जीरो, आर मतलब ओमिक रेजिस्टेंस, आर की वैल्यू क्या होती है, आर इक्वल टू जीरो, देयरफॉर पता इसको हम हिंदी अभी हिंदी से आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, इसलिए कह लो, ठीक, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर नो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज wasted, no electric energy is wasted, no electric energy is wasted, that is average power, that is average power, जब एनर्जी का वेस्टेज नहीं होगा बेटा तो एवरेज पावर लॉस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एवरेज पावर लॉस इक्वल टू कितना, जीरो। तो उस केस में कोई भी पावर लॉस हमारा नहीं होता है, ठीक। डॉक्टर कैसे पॉइंट किया, एक्चुअल में ये तो आइडियल कंडीशन में होता है, बट एक्चुअल में जो आपका क्या होता है, जो कॉइल होता है वो आरएल सर्किट की तरह बिहेव करता है, किसकी तरह, आरएल सर्किट की तरह बिहेव करता है, जिसमें आर की वैल्यू हम लोग की वेरी स्मॉल लेते हैं और एल की वैल्यू वेरी हाई ली जाती है, ठीक। तो लिखिएगा इन एक्चुअल प्रैक्टिस, आरएल या एल, अरे एल आर कर लो, आरएल ले लो यार, इन एक्चुअल प्रैक्टिस जो कॉइल, इन एक्चुअल प्रैक्टिस जो कॉइल, एक्चुअल सर्किट, एक्चुअल वास्तव में, एक्चुअल प्रैक्टिस
चोक कॉयल एक्चुअल प्रैक्टिस। मतलब प्रैक्टिकली जो हमारा उसका क्या यूजेज में रहता है, चोक कॉयल इज इक्विवेलेंट टू LR सर्किट, इक्विवेलेंट टू LR सर्किट होगा। आगे लिखिए, एक पॉइंट बनता है बेटा। देखिए फिर एक बार क्वेश्चन पुटअप हुआ है, लिखिएगा चोक कॉयल फॉर डिफरेंट, चोक कॉयल फॉर डिफरेंट frequencies are made by different substances, फ्रीक्वेंसी are made by different substances in their core, made by different substances in their core, different substances in their core। मतलब एक चोक कॉयल में बेटा हम लोग 4 मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारे जो नीड होती है, ठीक, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग लिया जाता है। जैसे लो फ्रीक्वेंसी का अगर हमें डिजाइन करना होता है तो हम लोग आयरन कोर लेते हैं, अगर हाई फ्रीक्वेंसी का डिजाइन करना हो तो एयर कोर लेते हैं, मतलब इसमें कुछ भरते नहीं, कुछ नहीं करते, एयर कोर, ठीक। तो वहाँ पे एयर फील्ड रहता है, बीच में कोई मटेरियल फील्ड रिंग टाइप का हो जाता है, रिंग टाइप का। हाँ रिंग टाइप स्प्रिंग लिख लीजिएगा, लिखिएगा फॉर लो फ्रीक्वेंसी, फॉर लो फ्रीक्वेंसी, फॉर लो फ्रीक्वेंसी L should be large, फॉर लो फ्रीक्वेंसी L should be large एंड इंडक्टेंस की वैल्यू जो है L should be large। 10 आयरन कोर चोक कॉयल इज यूज्ड, 10 आयरन कोर, जिसका आयरन कोर होता है मटेरियल, आयरन कोर चोक कॉयल इज यूज्ड एंड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी AC सर्किट, फॉर हाई फ्रीक्वेंसी AC सर्किट L should be small, और हाई फ्रीक्वेंसी AC सर्किट AC सर्किट L should be small, so air core AIR, air core choke coil is used, air core choke coil is used। तो उसके लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, एयर होल कोर चोक कॉयल यूज, मतलब बीच में कोई क्या मटेरियल नहीं फिल किया जाता है, ठीक है। तो हाँ। एयर चोक कॉयल में क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं, ठीक। तो ये तो हो गया बेटा चोक कॉयल। अब देखो जो फिलहाल अपने इस समय डेट में पूछा जा रहा है वो सीरीज कॉम्बिनेशन पे, सीरीज LCR सर्किट पे ही बनता है, लेकिन थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, चूँकि पहले जो है पैरेलल पे भी क्वेश्चन आया करते थे, ठीक। तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप सुन लीजिए, साथ में देख लीजिए, अगर इन केस कहीं आ गया तो आप ऐसा ना हो कि जानते ही नहीं हैं कुछ, ठीक है। तो फिलहाल जो पूछा जाता है वो सीरीज पे ही आज की डेट में इधर बन रहे हैं, ठीक। पहले सीरीज पैरेलल दोनों बनाए, पहले भी सीरीज पे ही ज़्यादा बनता था, बट पैरेलल से भी पूछे जाते थे कभी कभी। अभी पैरेलल से बहुत सालों से नहीं पूछा जा रहा इधर, तो लेकिन थोड़ा सा जानते रहिए क्या होगा, पार्ट में कर लीजिए बेसिक्स। अब तो ये चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो तो गया, बता दीजिए 10 मिनट बचे हो वही कसर को थोड़ा सा जान जाइए। कल लिखिए पैरेलल LCR सर्किट, पैरेलल LCR सर्किट। पैरेलल का मतलब हो गया, मतलब तीनों इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर आप क्या इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तीनों के तीनों किसमें है आपका पैरेलल में जोड़े गए हैं, ठीक है। तो जब हम लोग डिजाइन करेंगे सर्किट डायग्राम, ये सिंबल AC का है, जो लोग नहीं थे बेटा, इस तरह से जब हम लोग कहीं डिजाइन करते हैं तो इसको AC का इंडिकेशन होता है, और जब हम लोग इस बैटरी का सिंबल बनाते हैं तो ये DC को रिप्रेजेंट करता है, किसको, DC को रिप्रेजेंट करता है। सर ये तो सेल है ना, कौन सा, हाँ सेल DC सप्लाई ही देता है, सेल डीसी सर कॉम्बिनेशन आप सेल से निकाल पाए तो वो भी DC ही देगा। मतलब आपके 2 हाथ हैं तो 4 लोग हुए तो हाथ उतने उसकी मल्टीप्लिकेशन वैल्यू वोल्टेज की बढ़ जाएगी, उसका नेचर नहीं बदल जाएगा,
है ना। नीचे इसको डायरेक्टर बैटरी कह सकते हैं कि सेल। सेल हम लोग सेल का मतलब होता है एक DC यूनिट, DC ठीक? पर और जब हम लोग बैटरी टर्म देते हैं जनरली उसे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को कहते हैं। जैसे आप घर में बैटरी लगी होती है इन्वर्टर की, तो उसमें दो ही प्लेटें नहीं होती, बहुत सारी सर प्लेटें। ये पूछ रहे कि इसको मतलब बैटरी कहना सही होगा कि नहीं? अगर आपको सिंगल बनाते हैं तो हम जनरली सेल बोलते हैं बेटा, ठीक। अगर आपको एक से ज़्यादा बना लेते हैं तो उसे हम बैटरी भी बोल लेते हैं, जो भी कह लीजिए, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट करंट से मतलब है। अभी यहाँ मेन है सोर्स ऑफ द डायरेक्ट करंट, इंडिकेट ये करते हैं कि ये डीसी क्या करंट का सोर्स है, ठीक। यहाँ पे कंडीशन क्या हो रहा है, हमारे पास LCR कुंडली इंडक्टेंस भी है, कैपेसिटर कैपेसिटर सेल प्लेट रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस भी जोड़ा गया है, R है, C है, L, तो हो गया LCR सर्किट। सर्किट डायग्राम, पोटेंशियल आपने भी इसी को सर्किट डायग्राम ठीक। तो उस केस में क्या हो गया, ये LCR सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन पैरेलल LCR सर्किट को इंडिकेट कर रहा है, ठीक। अब एक चीज आपने जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था बेटा, तभी बताया गया था पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगे होंगे सबके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग या सेम, सब खड़े हो जाइए, सभी के थ्रू पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है वो सेम होती है, एंड इट इज इक्वल टू पोटेंशियल अप्लाइड बाय द सोर्स। क्या होगा, पोटेंशियल जो हम लोग सोर्स से द्वारा अप्लाई कर रहे हैं उसके बराबर होता है, मतलब जो पोटेंशियल यहाँ इक्वल टू V0 sin ओमेगा t आप अप्लाई कर रहे हो, यही पोटेंशियल हमारा इक्वल टू V0 क्या कहते हैं हम लोग sin ओमेगा t। जो पोटेंशियल हम लोग अप्लाई कर रहे हैं एसी सप्लाई का, ठीक है, क्योंकि ये एसी सप्लाई हम लोग दिखा रहे हैं, तो V इक्वल टू V0 sin ओमेगा t से आप रिप्रेजेंट करते हैं एसी वोल्टेज को, तो जो अप्लाई आप कर रहे हैं यही सभी के थ्रू क्या होगा, जनरेट होगा। यदि पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज इलेक्ट्रेंस के थ्रू कितना है तो भी आपका V क्या V के बराबर होगा, कैपेसिटर के थ्रू रखेंगे तो भी V के बराबर होगा, और रेजिस्टेंस के थ्रू रखेंगे तो भी V के बराबर होगा। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी होती, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते समय आपको डिस्कस किया गया था, ठीक। तो उस कंडीशन में यहाँ पे अगर हम लोग करंट की वैल्यू निकालना चाहें, किसकी वैल्यू, करंट की वैल्यू निकालना चाहें, अगर पीक वोल्टेज हम लोग V0 ले रहे हैं, पीक वोल्टेज कितना रहे हैं, अगर V0 ले रहे हैं तो करंट की वैल्यू जब निकालेंगे आप बेटा, तो V0 अपॉन R रेजिस्टेंस के थ्रू, मतलब इसको अगर हम दिखा दें तब बताइए कि हमने IR, इससे जाने वाली करंट कितनी होगी, IR, इससे जाने वाला करंट IC, IL। तो अगर हमको यहाँ पे पीक करंट की वैल्यू निकाला जाए, पीक वैल्यू ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू जो करंट की आपकी होगी, तो IR की जो वैल्यू होगी बेटा, ये V0 बाई क्या, R के बराबर होगा। IL की वैल्यू जो होगी ये V0 अपॉन XL, इन कैपेसिटी इंडक्टिव रिएक्टेंस को बेटा XL से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, XL से दिखाते हैं, तो V0 बाई XL होगा। IC की जो वैल्यू होगी ये V0 अपॉन XC के बराबर होगा। IR की वैल्यू V0 बाई R, IL की वैल्यू V0 बाई L, और IC की वैल्यू V0 बाई XC होगा। रीजन क्या है, सिंस all three are क्या कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सोर्स वोल्टेज, मैक्सिमम पीक वोल्टेज V0, मैक्सिमम जो वोल्टेज है वो V0 से अप्लाई क्या किया गया, तीनों को पैरेलल ही कनेक्ट किया गया है, इसलिए यहाँ से जो करंट हमारी पास आउट होंगी यहाँ से निकाल लेते हैं बेटा, ठीक। अब केस यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं, जब पैरेलल में ले रहे हैं तो थोड़ा सा आप याद करिए, हम लोगों ने करंट के बारे में पढ़ा था, क्योंकि पोटेंशियल तो सेम हो गया, तो करंट के बारे में हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया था। अब बताना है एक लोग को, पहले आप बता दो, जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट था उसमें कौन लीडिंग फैक्टर था, करंट की वोल्टेज, इसमें वोल्टेज। तो कैपेसिटिव में कौन था, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में लीडिंग क्वांटिटी कौन थी, वोल्टेज या करंट, करंट था। और प्योरली ओमिक सर्किट में कौन था, दोनों से। चलिए बेटे, तो उस कंडीशन में किन लोगों ने सही बताया ना, चलिए, तो उस कंडीशन में क्या है कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड करता था, करंट लैग करता था, प्योरली कैपेसिटिव में करंट लीड करता था, वोल्टेज लैग करता था, और प्योरली ओमिक सर्किट में बेटा वोल्टेज और करंट दोनों सेम थे, हो गया ना। अब कंडीशन क्या है, हम लोग यहाँ पे जो ग्राफ दिखाएंगे
जैसे वहाँ फेजर डायग्राम अभी तक जो सर्किट पढ़ा था वहाँ हम लोग वोल्टेज के टर्म में पढ़ते थे, ठीक। वी और आई के लिए वहाँ पे वी के बीच में हम रिलेशन रिलेट करते थे। यहाँ पे जो रिलेशन हम लोग रिलेट कर रहे हैं वो क्या आई के टर्म में कर रहे हैं। किसके टर्म में? आई के टर्म में दिखा रहे हैं, आई को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो उस केस में क्योंकि अगर आप दिखा रहे हो, ये हमारा हो गया आई आर, ठीक। तो आई आर के रिस्पेक्ट में आई सी जो होगा वो क्या करेगा? लीडिंग क्वांटिटी होगी भाई। वोल्टेज कैपेसिटर में वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट लीड कर रहा था ना, तो लीड कर रहा था, हमने ऊपर लिख दिया किसको? आई सी, और नीचे लिख दिया बेटा क्या? इंडक्टेंस में क्या करंट लैग कर रहा था, वोल्टेज लीड कर रहा था। तो उस कंडीशन में क्या हो गया? यहाँ से हमको दिखा रहे हैं आई सी है, आई एन है, और ये आई आर के बराबर है, ठीक है। तो उस केस में यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हम लोग करंट के बेस पे दिखाते हैं। तो लिखिएगा नीचे, ये कौन सा डायग्राम? करंट एंड फेज डिफरेंस, करंट एंड फेज डिफरेंस। हाँ सब पॉइंट से बनाओ चाहे उसी के अंदर। अब यहाँ से अगर नेट करंट की वैल्यू आप निकालना चाहते हैं बेटा, हम लोग सपोज करें आई सी इज ग्रेटर देन आई एल है। यहाँ से देखो इन दोनों का रिजल्टेंट, अगर इसको हम छोटा बना लें थोड़ा सा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ आएगा बेटा, और ये वैल्यू आ जाएगी आई सी माइनस आई एल। जैसे वहाँ पे बी एल माइनस बी सी करते थे, यहाँ पे आई सी माइनस क्या है? आई एल हो गया। तो अगर रिजल्टेंट हम लोग करंट की वैल्यू निकालेंगे तो आई की वैल्यू होगी बेटा, यहाँ से अगर हम लोग ड्रा करें इनका रिजल्टेंट पे जो आएगा पाई बाय 2 से नहीं आएगा, उसके बीच में आएगा, ये पाई आपका होगा, ठीक। रिजल्टेंट क्या है? आई की जो वैल्यू हमें मिलेगी, आई का जीरो से ज़्यादा 90 से कम, आई आर स्क्वायर प्लस आई सी माइनस आई एल का होल स्क्वायर। जैसे वहाँ पे बी आर स्क्वायर माइनस बी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर करते थे, ऐसे यहाँ पे वैल्यू मिलेगी बेटा आई आर स्क्वायर प्लस आई एल माइनस आई सी का क्या? होल स्क्वायर। ये तो रिजल्टेंट वैल्यू हमारी आई की वैल्यू होगी। और सर जी अगर वोल्टेज का फेज डिफरेंस 0 रहेगा, करंट का फेज डिफरेंस मिलेगा। हाँ, तो यहाँ पे हमारा लीडिंग फैक्टर मिल रही है ना, तो अगर यहाँ पे हम लोग फेज डिफरेंस निकालें तो क्या आएगा? यहाँ पे जब फेज डिफरेंस निकालेंगे मिलेगा 0 से ज़्यादा। अब देखो ये फेज डिफरेंस पाई का काम कर रहा है, और tan पाई का जो हम लोग पढ़ते हैं tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर का काम करेगा आई सी माइनस आई आर अपॉन ये है बेटा आई आर, होगा ना। तो पाई आप करना चाहेंगे, पाई कट हो जाएगा यहाँ tan इनवर्स आई सी माइनस आई सी माइनस आई आर अपॉन आई आर। समझ गए? यस सर। नीचे लाइन आउट होती है जैसे एक टर्म आता है एडमिटेंस, क्या सर? एडमिटेंस नीचे लिख लीजिएगा। रेजिस्टेंस का जैसे होता था ना, वैसे ही कंबाइंड जो इम्पीडेंस होता है उसके रेसिप्रोकल को एडमिटेंस बोलते हैं, ठीक। जैसे रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस कह लेते थे, ऐसे ही इम्पीडेंस जो होगा सर्किट का उसके रेसिप्रोकल जो होता है उसे हम एडमिटेंस बोल देते हैं। एडमिटेंस खाने के लिए एडमिटेंस ऑफ एडमिटेंस ए डी एम आई डबल टी ए एन सी ई, एडमिटेंस वाइस दिखाते हैं, एडमिटेंस ऑफ सर्किट। एडमिटेंस ऑफ सर्किट बोलिए सर। लिखिएगा फॉर, ये ऐसे करो, फ्रॉम क्वेश्चन ऑफ करंट, फ्रॉम क्वेश्चन ऑफ करंट आई की वैल्यू जो होता है बी बाई जेड के बराबर होगा। आई की वैल्यू क्या होगा? बी बाई जेड के बराबर होता है, ठीक। क्वेश्चन आप करें, क्वेश्चन आप करें, जो लिखे हैं हम लोगों ने यहाँ लिख रहे हैं।
जेड होता है बेटा। तो आई की वैल्यू जो होती है वो डी बाई वी नॉट बाई जेड के बराबर है। यही इक्वल टू होगा ठीक। अब क्योंकि हम लोगों ने लिखा था आई आर का स्क्वायर प्लस आई आर माइनस आई सी का होल स्क्वायर, और आई आर इक्वल टू होगा वी नॉट अपान आर होगा ना भैया, नीचे देखो कहीं हमने लिखाया था, ये है का स्क्वायर प्लस वी नॉट अपान दूसरा है एक्स सी माइनस वी नॉट अपान एक्सएल का क्या होल स्क्वायर ठीक। इनमें से वी नॉट कॉमन होकर कट जाएगा, वी नॉट कॉमन हो जाएगा बेटा, तो वी नॉट बाई जेड इक्वल टू इधर वी नॉट को हम लोग कॉमन कर लेते स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, तो 1 अपान आर स्क्वायर प्लस क्या 1 अपान एक्स टी माइनस 1 अपान एक्सएल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बेटा वी नॉट कैंसिल हुआ तो 1 अपान जेड इक्वल टू आ गया 1 अपान आर स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्सएल माइनस 1 अपान एक्स टी का होल स्क्वायर। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। और जो इम्पीडेंस सर्किट का होता है उसी के रेसिप्रोकल को बेटा एडमिटेंस कहते हैं। एलसीआर सर्किट में उसी को नाम क्या दे देते हैं, एडमिटेंस कह देते हैं। तो एडमिटेंस वाई इक्वल टू होगा 1 अपान आर स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्सएल माइनस 1 अपान एक्ससी का होल स्क्वायर ठीक। यही हो जाएगा वाई बराबर 1 अपान अंडर रूट 1 अपान आर स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्सएल माइनस 1 अपान एक्ससी का होल स्क्वायर ठीक। और 1 अपान आर को वहाँ पे हम लोग कंडक्टेंस जी से दिखा लेते थे, तो जी उसे ही दिखा देंगे, और 1 अपान एक्स से जो होगा 1 अपान एक्सएल, यहाँ पे एक्स ही पहले होगा, एक्स ही था पहले ना, कुछ रहे सर कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जो पैटर्न है वही है। यस तो कंडीशन हो गया 1 अपान आर की जगह पे हम लोग क्या लेते हैं, जी होता है ठीक। तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर, और जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसके लिए 1 अपान या एक्सी की जगह पे लिख लेंगे एस क्या सी, और 1 अपान एक्सएल की जगह पे ले लेंगे वहाँ पे ठीक है। तो दोनों को हम वहाँ से इक्वेट करके निकाल लेते हैं, तो एस सी माइनस एस सी एल कर लेंगे। तो अगर लिखना चाहेंगे तो यही पर हो जाएगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एस सी, एस एक्स नहीं है, एस सी माइनस एस सी एल का ये वाला सब कब लिखे थे, ये लिखे नहीं थे कभी। ये पहली बार ठीक। तो इसी का एडमिटेंस कह लेते हैं, कौन सा किस सर्किट का, एलसीआर पैरेलल एलसीआर सर्किट का एडमिटेंस कह लेते हैं ठीक। देखिए नीचे एट रेजोनेंस, देखो एट रेजोनेंस आई सी कल टू आई एल, आई सी और आई एल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आई सी कल टू आई एल एट रेजोनेंस आई सी कल टू आई एल, सो आई सी इक्वल टू आई एल, सो देखिएगा जेड मैक्सिमम इक्वल टू बी अपान आई आर हो जाएगा। सो जेड मैक्सिमम इसे कहेंगे ये बेटा बी अपान आई आर के बराबर, बी अपान आई होता है जेड ना, तो बी अपान आई आर के बराबर होगा। और उस केस में उसकी वैल्यू हमारी क्या मानी जाती है, मैक्सिमम, जेड मैक्सिमम इक्वल टू बी अपान आई आर, और यही वैल्यू ओरिजिनली आर के बराबर हो जाते हैं, लिख देना यही इक्वल टू क्या हो जाएगा आर के बराबर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब रेजोनेंस पे सर्किट होता है तो उस केस में हमारा जो रेजिस्टेंस होता है मैक्सिमम होता है आर के बराबर, और सीरीज में मिनिमम होता था आर के बराबर। याद करिए सीरीज रेजोनेंस की कंडीशन में बताया गया था, तो वहाँ पे जेड की वैल्यू मिनिमम आर के बराबर होता था, और पैरेलल एलसीआर सर्किट में जब लेते हैं तो जेड की वैल्यू मैक्सिमम जो होगी वो आर के बराबर ठीक है। चलिए यहाँ पे भी लिख लीजिएगा पावर फैक्टर। जब वहाँ से सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन आप रेजिस्टेंस पढ़े थे नहीं, यहीं पे भी आपने जब सीरीज एलसीआर सर्किट पढ़ा था तो कॉम्बिनेशन का रेजोनेंस पे क्या मैक्स जो मिनिमम रेजिस्टेंस होता था वो जेड के बराबर, जेड की वैल्यू आर के बराबर होती हाँ, है क्योंकि वो दोनों और यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू है, जेड मैक्सिमम की वैल्यू जो है वो आर के बराबर है। पैरेलल में ऐसे आ रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल एलसीआर सर्किट में मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस होता है बेटा वो ओमेगा रेजिस्टेंस के बराबर होगा, मतलब मैक्सिमम इंपीडेंस जिसे कहेंगे। पैरेलल एलसीआर सर्किट में इंपीडेंस की मैक्सिमम जो वैल्यू होगी एलसीआर सर्किट की पैरेलल में वो ओमिक रेजिस्टेंस के बराबर होता है,
जब वो रेजोनेंस पे होगा। और सीरीज जब LCR सर्किट लेते थे तो उस केस में रेजोनेंस की कंडीशन में जो जेड की वैल्यू मिनिमम होती थी वो आर के बराबर होती थी। ठीक है, हाँ नीचे लिख लीजिएगा पॉइंट करके लिख लो। अब फाई की वैल्यू जब रेजोनेंस की कंडीशन में हो गया तो फाई इक्वल टू 0 लिख लो, एट रेजोनेंस फाई इक्वल टू 0, सो पावर फैक्टर इक्वल टू 1। पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 के बराबर होगा। एट रेजोनेंस फाई इक्वल टू 0, सो पावर फैक्टर इक्वल टू पावर फैक्टर कास फाई इक्वल टू 1, और ये मैक्सिमम होता है। पावर फैक्टर कास फाई इक्वल टू 1 एंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वही रहेगी जो वहाँ पे थी बेटा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2 पाई रूट एल सी। एंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है एफ की वैल्यू 1/, वही फार्मूला 1/2 पाई रूट एल सी। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, यस सर। तो चाहे सीरीज में हो चाहे पैरेलल। चलिए इतना कर लिया, बाकी फिर नेक्स्ट कल स्टार्ट किया सर जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा कि और कुछ दूसरा? आज यही करो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 11 रिलेशन आपको पता होगा, हमें अच्छे से पता नहीं क्योंकि वो वाला पढ़े ये दोनों को साथ में पढ़ाएंगे। दोनों मिल के दोनों वेव का भी पढ़ा देते हैं आपको। उसको क्या कहते हैं, लाइट नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑप्टिक्स बचा हुआ है, ऑप्टिक्स आसान है, इलेक्ट्रॉनिक्स कठिन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ऑप्टिक्स से बहुत इतना लार्ज पार्ट पढ़ने के बाद 2 क्वेश्चन कभी कभी 3 आए हैं। सर एक बहुत या दो। बड़ा है ये और काफी बड़ा है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि, आसान है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स है आपके छोटे में आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं। कठिन आते हैं ठीक इलेक्ट्रॉनिक्स है, से। तो उस कंडीशन में जो है पहले इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लीजिए फिर उसको आ जाएगा। ठीक, जी चलिए सर। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब क्या आप पढ़ेंगे पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर। डायोड, सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, और फिर आपका हो जाता लॉजिक गेट। 13-14 चैप्टर। ठीक है, लॉजिक गेट पढ़ के आइएगा। बोर्ड में जिनको देना है वहाँ भी पूछा जाता है, यहाँ भी पूछा जाता है। बोर्ड में साथ में ठीक, लेकर आता है। तो उस कंडीशन में थोड़ा सा दे के आइएगा। ठीक है, चलो।